आज बड़ी ही मुश्किल से सुरेश को अपनी कंपनी से छुट्टी मिली थी। ये छुट्टी जो थी उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने घर गांव जाने के लिए ली थी। तो आज सुबह की शिफ्ट करने के बाद जो था सुरेश रात के वक्त अपने गांव के लिए निकल पड़ा था कि वहीं जब वो रास्ते में जा रहा था, अचानक से ही जो उसकी कार थी उसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से सुरेश किसी तरीके से उस गाड़ी को एक मैकेनिक की दुकान पर लेकर पहुंचा। तो वो जो मैकेनिक था वो उस कार को ठीक तो कर देता है, लेकिन उसकी वजह से जो था सुरेश को अपने गांव जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो सुरेश था वो उस मैकेनिक से पूछता है, अरे भाई क्या तुम बता सकते हो कि क्या यहाँ पे कोई शॉर्टकट वगैरह है ताकि मैं अपने गांव बलवनपुर टाइम से पहुंच सकूं। वो जो मैकेनिक था सुरेश की बात सुनने के बाद एकदम से ही चुप सा था। फिर वो अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, हाँ भाई एक रास्ता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि उस पर देर रात कुछ अजीबोगरीब हादसे हो जाते हैं लोगों के साथ, इसलिए मैं तो कहूँगा कि तुम उस रास्ते ना जाओ तो ही अच्छा है। सुरेश जो था वो इन सारी बातों में विश्वास नहीं रखता था, तो वो उस मैकेनिक से कहता है कि यार तुम मुझे रास्ता बताओ, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो, वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो यहाँ पर जो वो मैकेनिक था वो सुरेश को वो जो दूसरा शॉर्टकट रास्ता था वो बता देता है, लेकिन जाते जाते वो फिर से सुरेश को सावधान करता है और जो सुरेश था वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जो था सुरेश जब अपनी कार में जा रहा था उसने अपनी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाने बजाए हुए थे और वो उन गानों में मगन होकर उस रास्ते पर अपनी कार को दौड़ा रहा था कि अचानक ही होता यह है कि उसका जो रेडियो था वो कुछ अजीब तरीके से कुछ अजीब धुनें सुनाने लगा था, कुछ डरावने डरावने गाने, जिन्हें सुनकर सुरेश जो था वो कहता है, अरे मैंने तो चैनल बदला भी नहीं, ये चैनल कैसे बदल गया। तो वो फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जो था वो जो रेडियो था वो वापस से वही डरावने भूतिया गाने सुना रहा था। तो यहाँ पर परेशान होकर सुरेश क्या करता है कि उस रेडियो को बंद कर देता है कि यार चल यार छोड़, मुझे गाने ही नहीं सुनने, पता नहीं क्या सुना रहे हैं ये भी। इसी बीच सुरेश ने जब शीशे में देखा तो वो एकदम से हैरान और डर गया। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई औरत बैठी हुई है। वो एकदम से ही झटके से अपनी कार को वहीं रोक देता है। और रोकने के बाद वो एकदम से जैसे पीछे पलट कर देखता है तो उसने देखा कि यार पीछे तो कोई भी नहीं है। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई पीछे एक औरत बैठी है सफ़ेद साड़ी में। ये जो सुरेश के साथ हुआ उस वक्त वो उससे थोड़ा घबरा गया था, और वो जो मैकेनिक था उसने जो भी कहा उसे लगा कहीं सच तो नहीं है। एक पल के लिए वो जो था एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फिर उसे लगा कि उससे काफ़ी देर हो रही है। इतना सोचने के बाद जो था सुरेश अपनी कार को दोबारा से स्टार्ट कर निकल पड़ता है। तो जब वो जा रहा था एक बार फिर उसकी जो कार है उसके शीशे में उसे फिर से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दोबारा नज़र आई। वो घबरा कर एकदम से फिर से अपनी कार को रोक देता है, और जैसे ही इस बार वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि कार में एक नहीं बल्कि तीन औरतें बैठी थीं, और वो तीनों एक जैसी लग रही थी। उन तीनों को देखकर जो सुरेश था वो एकदम से घबरा गया था। इतना तो वो समझदार था कि ये तीनों जो हैं इंसान नहीं बल्कि कुछ बुरी शक्तियां हैं
तो ऐसा सोचने पर ही उसका जो शरीर था पसीने पसीने हो चुका था कि तभी वो तीनों औरतें मुस्कुराती हैं, और जब वो मुस्कुराई तो उनके दो नुकीले दांत जो थे वो बाहर की ओर नज़र आ रहे थे मुंह से, जिन्हें देखकर जो सुरेश था वो समझ गया कि ये औरतें जो हैं पिशाच हैं, और अब ये सुरेश का खून पीकर उसे मार देंगी। इसी चीज़ के चलते सुरेश को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद जो था, कुछ देर बाद उसे होश आया, और होश आने पर उसने क्या देखा कि वो जो है इस वक्त किसी घास के मैदान में पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर हरी घास थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने की वजह से वो जो है उठकर बैठ नहीं पा रहा था, और उसे अपने थोड़ी दूरी पर कुछ पत्थर वगैरह जैसा कुछ नज़र आ रहा था। कि तभी जो है वो कोशिश करता है कि उठकर बैठने की, और जो उसकी कोशिश थी वो कामयाब रहती है। और फिर वो उठकर जब देखता है तो वो चौंक जाता है कि वो इस वक्त एक कब्रिस्तान में था। इतना देखने के बाद उसकी हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। जब वो उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर वही पिशाचनियाँ अभी भी खड़ी थी। उन्हें देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर से कांप रहा था। वो उनसे बोलता है, तुम मुझे जाने दो। सुरेश की बात सुनकर वो पिशाचनियाँ खुश हो रही थी और हंसने लगी, और हंसते हुए कहती हैं, आज तू इस कब्रिस्तान से जिंदा वापस नहीं निकलने वाला है, ये बात अच्छे से जान ले। फिर वो जो तीनों पिशाचनियाँ थी वो पास ही में एक गड्ढा खोदने लगी। तो जब वो गड्ढा खोद रही थी, सुरेश ने डरते हुए उन तीनों से कहा, तुम ये क्यों कर रही हो? तो इस पर एक पिशाचनी ने कहा, यहीं पर तो तेरी लाश दफनाई जाएगी मूर्ख, इतना भी नहीं समझता है क्या? सुरेश काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ चुका था, और वो डर के मारे एकदम से ही जो है पलटकर खड़ा हो जाता है कि तभी उसे अपने आसपास फिर से सन्नाटा महसूस होने लगा। उस सन्नाटे को महसूस कर वो वापस से पलटता है तो उसने देखा कि वो जो पिशाचनियाँ थी अब अचानक से ही कहीं गायब हो गई थी। तो मौका पाकर जो सुरेश है वो करता यह है कि वो उस कब्रिस्तान से बाहर की ओर निकल पड़ता है। अब जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकला तो बाहर उसने जो देखा उसका दिल पूरी तरीके से दहल चुका था उसे देखने के बाद। दरअसल में सुरेश ने देखा कि इस वक्त वो तीनों पिशाचनियाँ कब्रिस्तान के बाहर एक कोने में किसी इंसान को पकड़कर पहले तो उसका खून पीती हैं, और फिर उसका जो पूरा शरीर था अपने हाथों से चीर कर उसे बड़े मज़े लेकर खा रही थी। ये सब देखने के बाद जो सुरेश था उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो वहीं पर उल्टी कर देता है। फिर उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो एक भी कदम अब आगे रखे। उसे ऐसा लगा जैसे कि अब शायद उसका भी अंत ही होने वाला है, अब वो नहीं बच पाएगा। फिर अचानक से ही उसके दिमाग में उसके परिवार का ख्याल आया। उसे ख्याल आया कि उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, और वही अपने परिवार का इकलौता ऐसा इंसान है जो कमाई करता है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उसके परिवार को कौन खिलाएगा? इतना सोचने के बाद उसके अंदर एक ताकत आने लगी थी, एक हिम्मत जग चुकी थी। अपने परिवार की खातिर उसने हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से भागने के लिए अपना पहला कदम उठाया। उसने देखा कि वो जो पिशाचनियाँ हैं वो उस दूसरे इंसान को अभी खाने में लगी हैं, और उनका जो ध्यान है वो बिल्कुल भी इस वक्त सुरेश पर नहीं था। तो यहाँ पर जो सुरेश था वो बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से भागकर निकलता है। तो जब वो भागता है तो वो अपनी कार को वहाँ ढूंढने लगा था,
लेकिन उसकी जो कार थी दूर दूर तक कहीं भी अभी दिखाई नहीं पड़ रही थी। और तभी उसने देखा कि वो तीनों पिशाचनियाँ इस वक्त दौड़ती हुई उसी की ओर आ रही थी। अब ये देखने के बाद सुरेश की हालत फिर से ख़राब होने लगी थी। उसे लगा कि भाई मेरा लगता है वहाँ से बचकर निकलना बेकार गया। ये तीनों आकर मेरा भी वही हाल करेंगी जो थोड़ी देर पहले उस दूसरे इंसान का हुआ था। फिर जो था उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कहीं पर कोई घंटी बज रही हो। उन घंटियों को सुनकर वो उस दिशा की ओर जैसे ही गया तो उसने पाया कि वहाँ पर कोई मंदिर था। मंदिर को देखने के बाद सुरेश को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और वो जो पिशाचनियाँ अब उसके पीछे आ रही थी वो वहीं पर रुक चुकी थी। तो सुरेश जो था फटाफट से मंदिर में जाता है तो उसने देखा कि वो जो आवाज़ आ रही थी वो मंदिर की घंटियों की थी, जो कि इस वक्त हवा से हिल रही थी। उसे लगा शायद ये भगवान का इशारा था उसे बचाने के लिए। तो उसने इसी के साथ देखा वो जो पिशाचनियाँ थी अब अचानक से ही कहीं गायब हो चुकी थी। शायद वो उस मंदिर को देखने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर जो था अगली सुबह होने पर जो सुरेश था वो अपने गांव के लिए निकल गया और रास्ते में उसे अपनी कार भी मिल चुकी थी, जिससे वो अपने गांव के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने अपने परिवार को वो सारी बातें नहीं बताई क्योंकि शायद वो डर जाते।